देखिए, जब एग्ज़ाम बहुत करीब आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसको बार-बार सॉल्व करते हैं। ये है भारतीय इतिहास में। आप जानते हैं कि प्राचीन, मध्य, आधुनिक 3 इतिहास हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो आरओ जैसे एग्ज़ाम में, आरओ और पीसीएस दोनों एग्ज़ाम की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश पीसीएस और पद समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में आधुनिक इतिहास का वेटेज है। क्योंकि देखिए, प्राचीन इतिहास के सवाल कम आते हैं, मेडिवल के कम आते हैं। लेकिन आधुनिक भारत से और जो राष्ट्रीय आंदोलन, आरओ में तो राष्ट्रीय आंदोलन को अलग कर दिया गया है और आधुनिक को अलग करके रखा गया है। लेकिन अगर बात किया जाए कि पीसीएस में तो दोनों एक साथ हैं, और दोनों को अगर देखा जाए तो लगभग आधुनिक इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन को मिला करके लगभग 12 क्वेश्चन, 11 से 12 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो घटना, आप जानते हो, चर्चित पुस्तक घटना चक्र है, पूर्वावलोकन, जिसको आप सॉल्व करते हैं और एग्ज़ाम के पहले आप उसी पे जूझते रहते हैं। क्या आप उसे सही तरीके से आपने कभी सॉल्व किया है? अगर आपने सही तरीके से उसको सॉल्व किया हो, तब तो आपके लिए बेहतर है कि हाँ, ठीक है। वैसे हम ये समझते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि कैसे घटना चक्र को सॉल्व करना चाहिए। जैसे से उठाएँगे अपनी बुक को, क्या करेंगे वो? बस उनके पास एक ही रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसके ऑप्शन पे जाकर के क्या करेंगे? टिक कर देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जब भी क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, हमने कहा कि ये चैप्टर आपका है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, घटना चक्र पूर्वावलोकन। आपका जब का भी हो, उसमें आप पेज नंबर 427 या 425 कहीं भी आप ढूंढेंगे, मिल जाएगी चैप्टर आपको। और ये महत्वपूर्ण है, एक सवाल खासकर आरओ जैसे एग्जाम के लिए ये महत्व जरूर रखता है, और पीसीएस के लिए महत्व रखता है। कोई भी आप वनडे भी एग्जाम अगर दे रहे हो तो वहाँ पर भी सवाल आ जाते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो आप तो इसको पढ़ लिए कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया। तो आपने कहा कि वान हेस्टिंग ने कलकत्ता में स्थापित किया था। कब किया था? 1781 में। अब चूंकि यहाँ देखिए, ये घटना चक्र की गलती 1780 ना होकर के ये क्या है, 1781 है। अगर आप एथेंटिक बुक का स्टडी करते हो तो आपको मिलता है। सबसे खास बात यह है कि आपको ये देखना चाहिए, जिस सवाल को आप शुरू कर रहे हैं उसका बेस कहाँ है। 1781 की कहानी है, इस कहानी को अगर आप बुक पढ़ रखे हों तो देखिए, यहाँ दूसरा सवाल जो है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात की गई है, लेकिन यहाँ नाम किसका आ गया? वारेन हेस्टिंग का। तो जानते 1781 में वारेन हेस्टिंग जो था वो क्या था? गवर्नर जनरल था। उसने कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना किया। उसमें उद्देश्य उसका क्या था? यहाँ कहा गया कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित कहाँ किया? कलकत्ता में किया। 1781 किसने किया? वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया। लेकिन ये सवाल उठता है कि वो किस लिए किया गया था। इसमें फारसी और अरबी का अध्ययन जो है किया जाता था, 2 भाषाओं का। यहाँ उद्देश्य क्या था कि जो हमारे साहित्य थे, उस समय के जो उपलब्ध साहित्य थे, वो इंग्लिश में तो थे नहीं। यहाँ की जो भाषा थी उसी में थे। जैसे आपके फारसी और अरबी भारतीय भाषाएं नहीं हैं, ये भी हैं विदेशी भाषाएं। लेकिन क्या है कि जो यहाँ के पहले शासन करने वाले लोग थे, उनकी भाषा थी, और उनके साहित्य को अध्ययन करने के लिए आपको क्या करना होगा? ऐसे व्यक्ति को जरूरत हो कि जो उसे क्या करे, अरबी और फारसी को समझ करके उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे। और इसी उद्देश्य से उसने क्या किया था? गठित किया था, स्थापना किया था मदरसे का, उसने फारसी और अरबी पढ़ाने के लिए। तो हेस्टिंग अरबी और फारसी भाषा का, आप कह सकते हैं कि वो अरबी फारसी भाषा का ज्ञान रखता था। वो बांग्ला भी बोलता था, क्योंकि वो कहाँ का पहले गवर्नर जनरल बना था? बंगाल का ही बना था। अब बात ये होती है कि एक दूसरा सवाल आपके सामने कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? इसमें 1784 दिया गया। क्या कौन? सर विलियम जोन्स, विल्किंस, मैक्स मुलर, जेम्स प्रिंसप। आपके लिए सामने चूंकि आंसर होता है तो आपको सब क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए और एक्सप्लेनेशन में आइए। आप यहाँ टिक करने से अपने आप को तुर्रम खा मत बनिए। आप एक्सप्लेनेशन में आइए। जब भी क्वेश्चन मॉडरेट करेगा, क्वेश्चन रिपीट करेगा, तो इसी एक्सप्लेनेशन से रिपीट करेगा, ना कि यहाँ रिपीट करेगा। 1784 में हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। क्योंकि ताकि एशिया के सामाजिक और प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला विज्ञान और साहित्य का अध्ययन किया जा सके। जो मैंने आपको पहले बताया वही सारी बातें हैं। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकर के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज भी खोला गया था। उसका उद्देश्य यही मात्र है क्या, कि जो यहाँ के एशिया के सामाजिक प्राकृतिक इतिहास हैं, पुरातत्व संबंधी इतिहास हैं, उनके बारे में जानकारी ली जाए। अब जैसे आप देखते हैं क्या
कि हमारे यहाँ एक पुस्तक है, उसका नाम क्या अभिज्ञान शकुंतलम है। तो अभिज्ञान शकुंतलम है, तो उसका पहली बार अंग्रेजी भाषा में अनुवाद 1789 में सर विलियम जोन्स ने किया था। 1789 शकुंतला द फैटल रिंग के नाम से किया था। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक आप जानते कौन है, आपको पता ही होगा, कालिदास जी हैं, जो गुप्तकालीन एक रचना है जिसको अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने शकुंतला द फैटल रिंग के नाम से 1789 में, है ना। ऐसे ही देखेंगे 1792 में गीत गोविंद का भी अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, आप विलियम जोन्स ने ही किया था। वहीं अगर आप जाएंगे कहाँ, मनुस्मृति की बात करेंगे, अगर ये कहा जाए कि भारत की पहली एक ऐसी पुस्तक है जो वित्त से संबंधित है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद 1776 में अ कोड ऑफ जेंटोलॉज के नाम से किसने किया था, हैलहेड ने किया था। तो हमने कहा था ना कि जो इन लोगों ने स्थापित किया था, स्थापित करने का उद्देश्य इनका मात्र क्या था, यही था कि वो क्या करेंगे, वो हमारे यहाँ जो उपलब्ध साहित्य हैं उनके बारे में वो जानकारी इकट्ठा करना, भाषा में करके उनके तथ्यों को, उनकी चीज़ों को समझने की बात थी। और शासन करने के लिए जब किसी देश के प्राकृतिक चीज़ों को, उसके इतिहास को, उसके पुरातात्विक, उसकी कला, उसके विज्ञान को, सारी चीज़ों को आप समझते हैं, तो वहाँ के रहने वालों के बारे में भी आप बेहतरीन समझ सकते हैं और उन पर आप शासन भी कर सकते हैं। इन्हीं सब सारे कारणों से इन लोगों ने ऐसा किया था। जोनाथन डंकन की अगर बात किया जाए, सवाल किया गया कि बनारसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की, जोनाथन डंकन ने किया। अब यहाँ आप देखिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो ये क्वेश्चन खुद ब खुद हो गया। कब, जोनाथन डंकन जो कि ब्रिटिश एक रेजिडेंट थे, उन्होंने 1791 में क्या किया था, बनारस में एक हिंदू कानून और दर्शन के लिए, किसके लिए, हिंदू कानून और दर्शन का अध्ययन करने के लिए एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, है ना। अगर आप इतना जानते हैं तो आपके 3 सवालों में बहुत कुछ आपने जान लिया है। नेक्स्ट आपको क्या है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में थी। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता प्रस्ताव स्वीकार कर दिया था, एक स्टेटमेंट। दूसरा आर क्या कह रहा है, वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत व फारसी अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। अब आप इसके एक्सप्लेनेशन पे आएंगे, इसमें क्या दे रखा है आप देखिए, क्या है ये, कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग, वैसे दोनों चीज़ें सही होंगी, वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 के दौरान बंगाल गवर्नर जनरल था, स्वयं उद्भट विद्वान था, प्राच्य विद्या का समर्थक था, संस्कृत फारसी अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी किया था उसने, है ना। और उसने क्या किया था, सर विलियम जोन्स के पक्ष में अपने इस अध्यक्षता वाले प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, उसने केस सौंप दिया था विलियम जोन्स को। चार्ल्स डिकी विल्किंस हो, नेथोलियन हैलहेड हो या जोनाथन डंकन हो, ये सब किसके समर्थन करते थे, ये प्राच्य विद्या के अध्ययन का योगदान में इन लोगों का योगदान है, जिनको आश्रय किसने दिया था, हेस्टिंग ने दिया था। इस व्याख्या को आप देख सकते हैं। चार्ल्स विल्किंस वही जिन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना किससे लिखवाई थी, वारेन हेस्टिंग से लिखवाई थी। तो आप व्याख्या को पढ़ते हैं तो चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आती हैं। हाँ, कोशिश करिए, अगर आप पहले पढ़े हैं तो ठीक है। चार्ल्स विल्किंस की जब बात आती है तो ये समझिएगा कि चार्ल्स विल्किंस ने 1787 में हितोपदेश को अंग्रेजी में अनुवादित किया था, किसे, हितोपदेश को। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, कि निम्नलिखित में से किसी पेरिस की रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, कह रहा क्या, पेरिस रॉयल सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी, किसे, माइकल मधुसूदन दत्त, यानी पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसे दी गई थी, माइकल मधुसूदन दत्त को दी गई थी। आप इस बात को ध्यान रखिए, क्या, कि माइकल मधुसूदन जो दत्त हैं, इन्होंने द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 में की गई थी। 1829 के शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। अब आपको ये 2 बातें याद रखनी है, किसे याद रखनी है, कि इसकी पुष्टि किसके तहत की दी गई थी, 1829 शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना पुष्टि कर दी गई। नेक्स्ट देखिए आपकी, कौन निम्नलिखित में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, तो हमने पहले आपको बता दिया था, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। और चार्ल्स विल्किंस वही जिन्होंने 1787 में हितोपदेश का भी अंग्रेजी में क्या किया था, अनुवाद किया था। इसके पहले हमने आपसे चर्चा कर दिया था किस बात को लेकर के, हमने आपसे ये भी कहा था कि जो कालिदास की प्रसिद्ध रचना है कौन, अभिज्ञान शकुंतलम, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने वारेन हेस्टिंग के समय में किया 1784 में, जिस पर आपने देखा था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, कोई सभापति भी थे, उन्होंने उसका जो है क्या अनुवाद किया था अंग्रेजी में, कौन,
विलियम जोन्स ने। अब आप आगे बढ़ते हैं तो आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था क्या? क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे क्या कारण है? प्रशासन के खर्च को कम करने की चिंता थी। किस बात को लेके? सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन करना क्या हो जाए, बहुत ही आसान हो जाए, है ना? क्योंकि प्रतिष्ठानों में छोटे कर्मचारी भी चाहिए, अधिकारी भी चाहिए, तो अगर लोग भारतीयों को ही शिक्षित कर दिया जाता है तो आसान होता है। जिस क्रम में अगर आप संवैधानिक इतिहास को पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक चार्टर है, चार्टर एक्ट 1813, जिसमें कहा गया कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा, उसकी बात की जाती है यहाँ पर, है ना? तो उसको अगर आप पढ़े हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या कारण था कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष व्यय करने की बात की गई थी, खर्च करने की बात इसलिए किया गया था कि जिससे जो कर्मचारियों को रखा, जो छोटे कर्मचारी होते थे, पढ़े लिखे रहेंगे तो अंग्रेजों को शासन करने में मदद करेंगे। अब आप बात किसी करते हैं, वुड डिस्पैच की बात करते हैं। इसकी बात शुरू हो रही है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच को पढ़ने से पहले अगर आपने कोई बुक पढ़ रखा तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो आपको ये चीज़ों को समझना चाहिए कि जो वुड डिस्पैच है, इस समय जब वुड डिस्पैच आया था, एक कह सकते हैं प्रस्ताव है, ये एक घोषणा पत्र है जो कब आया था 1854 में। और उसमें गवर्नर जनरल हमारे यहाँ कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। उनके समय में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। वही समिति क्या कहलाई है? वुड डिस्पैच कमेटी भी लोग कह देते हैं, क्योंकि उस कमेटी ने क्या किया था? वुड डिस्पैच घोषणा पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड, उन्होंने ही जारी किया था। और उसका संबंध किससे था? शिक्षा से ही था। अगर आप थोड़े से ध्यान देते हैं तो इसमें सवाल करता है कि क्या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कौन है? चार्ल्स वुड डिस्पैच ही है। जिसमें क्या सिफारिश की गई थी कि पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार किया जाए, उच्च शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी ही रखा जाए। अगर आप इन सवाल को क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को देखते हैं तो दोनों जो मैं बताऊंगा आपको, ये दोनों की व्याख्या की बातें ही होंगी। आप बहुत ध्यान से उसको सुन लेंगे और पढ़ भी लेंगे। कुछ ये शायद आपको इसमें ना भी मिले तो उससे परेशान नहीं होना है आपको। जैसे हमने कहा कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषाओं को ऐसा ना हो कि गायब कर दिया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए। और एंग्लो वर्नाक्युलर जो हाई स्कूल से संबंधित कॉलेज खोले जाएं, अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाए और उन संस्थाओं को शिक्षा दिया जाए, महिलाओं को शिक्षा दिया जाए। शिक्षा में जो भी निजी प्रयास हो उनको भी शामिल कर लिया जाए। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के 5 किसकी बात की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के 5 प्रांत थे, बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में एक-एक शिक्षा विभाग की स्थापना किया जाए, जिसे क्या कहा गया? लोक शिक्षा निदेशक के अधीन वो कार्य करता रहे। अब एक बात और है कि जैसे जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था, इस घोषणा पत्र के आधार पर ये भी कहा गया था कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में क्या किया जाए? इन तीनों प्रेसिडेंसियों में एक-एक क्या किया जाए? विश्वविद्यालयों की स्थापना किया जाए। वो विश्वविद्यालय कैसे हों? जैसे कि लंदन में लंदन विश्वविद्यालय है, उसी की तरह व्यवस्थापित किया जाए। तो अगर देखा जाए तो ये सवाल आपसे हो सकता है कि 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कहाँ-कहाँ की? वुड डिस्पैच आया था 1854 में, तो उसके बाद 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। साथ ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय अस्तित्व में भी आ गए, जो यहाँ आपकी व्याख्या में दिया गया है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन की व्याख्या को ठीक समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसकी सिफारिशों को जरूर पढ़िए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, वो डिस्पैच को, उसमें कितने अनुच्छेद थे, तो आप बताएंगे उसमें 100 आर्टिकल थे। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। वो डिस्पैच कब जारी किया गया था, तो आप बताएंगे कब? 19 जुलाई 1854 को। आजकल घटनाओं पर और डेट के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप उसको आसानी से ऐसे नहीं जाने मत दीजिएगा, नहीं तो आप मिस हो जाएंगे, ये क्वेश्चन डैमेज आपका। फिर नेक्स्ट है क्या? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में कि विकास पर विशेष जोर दिया गया है। एक क्वेश्चन आपका है क्या? हंटर कमीशन क्या भाई?
चलिए कोई बात नहीं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया है। क्या? प्राथमिक शिक्षा। आपके लिए सीधा सवाल है कि हंटर कमीशन ने जो शिक्षा पे अपना रिपोर्ट जारी किया था, उसमें उसने कहा था क्या? उसने प्राथमिक शिक्षा पे बल दिया था। और ये सवाल खासकर जो छोटे एग्जाम होते हैं, जैसे टेट है, सीटेट है, या क्या कहते हैं आपका जो शिक्षा संबंधी जितने भी एग्जाम होते हैं, वहाँ ये सवाल कई बार पूछा गया है। यहाँ तक कि बहुत सारे एंट्रेंस पूछा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए कि हंटर कमीशन, तो हंटर कमीशन पर जानकारी आपको होनी चाहिए। पहले उसके समय की बात देखना चाहिए कि जब हंटर कमीशन आया था, यह हंटर कमीशन का जो गठन हुआ, तो उस समय भारत का वायसराय कौन है? तो लॉर्ड रिपन है। हंटर कमीशन का समय 1882 से 1883 के आसपास है ना। और उसमें लॉर्ड रिपन कौन है उस समय? उसमें वायसराय है। लॉर्ड रिपन ने इसे गठित करवाया था और इसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना। आप अगर आप एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं, है ना। लेकिन 2-3 बातें और इसमें होती जो आपको जानना चाहिए कि हंटर कमीशन की सिफारिशें क्या रही हैं। सिफारिशें 3 बातें थी इसमें। पहली बातें क्या है? प्राथमिक शिक्षा को महत्व दिया जाए, और ये भी कहा गया कि शिक्षा स्थानीय भाषा में दिया जाए, क्योंकि अगर शिक्षा को स्थानीय भाषा में दिया जाता है तो लोगों को चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। इसीलिए स्थानीय भाषा को महत्व दिया गया। ऐसा ना किया जाए कि जो अंग्रेजी को नहीं जानता है, अगर हम शिक्षा उसे अंग्रेजी में देंगे तो कुछ समझ नहीं सकता है। यानी जो उसकी अपनी भाषा है, उसी भाषा में उसे हम शिक्षित करें। ऐसी सिफारिश किसने की? हंटर कमीशन ने किया था। दूसरी बात क्या है कि उसमें ये भी कहा गया कि जो प्रेसिडेंसी नगर हैं, उन स्थानों पर महिला की शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध कर दिया जाए। और ये भी कहा गया कि अगर वहाँ असुविधाएं हो रही हैं तो उनके प्रबंध में हमें इस बात का दुख है कि हम जल्द से जल्द ऐसी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाएं, जिससे महिलाओं को हम जो है उनके शैक्षिक स्तर को आगे बढ़ा सके। ऐसा इस जो है रिपोर्ट में कहा गया। तीसरी बात कही गई क्या? शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन दिया जाए। यानी कि इसके पहले भी अगर बात की, डिस्पैच में भी ये बात कही गई थी। अब जैसे आपने देखा कि डिस्पैच के अकॉर्डिंग या उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया था? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर स्थापित किए गए। वैसे ही 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब सवाल आपके सामने ऐसे आ जाएगा कि आपसे कहा जाएगा कि वुड डिस्पैच के रिपोर्ट के या वुड डिस्पैच घोषणा पत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कहाँ पर विश्वविद्यालय लंदन के तर्ज विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी? तो नहीं की, कहा नहीं कि पंजाब में नहीं किया गया, क्योंकि पंजाब का संबंध किससे? हंटर कमीशन से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद आप कहाँ जाते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की और किस वर्ष की है? आपके लिए सवाल दिख रहा, देखिए इसमें क्या है? लॉर्ड रिपन ने 1882 में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति। इसके पहले आपसे मैंने इस पर चर्चा भी किया भी है कि आपको जब हंटर कमीशन बना था तो उसमें लॉर्ड रिपन ही थे। तो यानी कि 1882 क्या है आपका हंटर कमीशन गठित हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? डब्ल्यू हंटर एक थे, उन्हीं की अध्यक्षता में गठित हुआ था। इसके बाद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे कब? 15 अगस्त 1906 को हुई है। कहाँ? राष्ट्रीय शिक्षा की क्षेत्र सर्वप्रथम 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी। और 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला लिया गया था। अवंतोगत्वा जा करके कब? 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद गठित हो गई थी। यानी आपको इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझना चाहिए। अगर आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे समझते हैं तब आपके लिए इजी हो सकता है ये। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक क्षेत्र सबसे पहले किस स्कूल की स्थापना कहाँ हुई? तो 1905 रंगपुर नेशनल स्कूल। 16 नवंबर 1905 कलकत्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। उसमें निर्णय लिया गया कि हमें क्या करना चाहिए कि क्या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना करेंगे। और कब करेंगे? 1906 में इसे स्थापित कर दिया गया, जिसे क्या कहा गया? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के नाम से जाना गया है। आपको जानना चाहिए कि भारत में अगर देखा जाए, ये जितने शिक्षा है या शिक्षा के स्तर को अभी भी देखा जाए तो जो बहुत सारी शिक्षा नीति है यानी एजुकेशन पॉलिसी है, अभी भी अगर देखा जाए तो कहाँ किसका है? अंग्रेजों का बहुत कुछ दिया हुआ हमारे पास है, उसी को हम ग्रहण किए, अभी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी हाल ही में एक नई शिक्षा नीति लाई गई जो कि लगभग 32-34 साल बाद लाई गई। तो आप समझ सकते हैं कि इससे पहले जो भी रहा है
वो अंग्रेजों ने जो हमें दिया था उसी के अधीन हम हमारा शैक्षिक स्तर था, उसी तरीके से हम अपना शैक्षिक व्यवस्था बना के अध्ययन अध्यापन करवाते थे। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, जो कह रहा है सैडलर आयोग का संबंध। अब यह न्यायपालिका राजस्व प्रशासन से है। तो यदि आप चूंकि पढ़ रहे हैं भारतीय शिक्षा का विकास, तो जाहिर सी बात है आपको ये समझ में आ जाए कि न्यायपालिका का यहाँ कोई मामला नहीं है, ये शिक्षा से ही संबंधित है। तो यहाँ अगर आप व्याख्या को देखते हैं, इसमें अक्षरांश में दिया है सैडलर आयोग शिक्षा संबंधित है। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावना के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए आयोग नियुक्त किया गया था डॉक्टर एम सैडलर की, जो लीड्स विश्वविद्यालय कुलपति थे। अब आपको एक बात ध्यान देना है कि ये जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1855 में वुड डिस्पैच के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किया गया था, है ना। और उसमें क्या और संभावनाएं बनती हैं उस विश्वविद्यालय में, उसके लिए एक कमीशन बना जिसका नाम था सैडलर आयोग। और सैडलर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एम सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। और एक बात ये भी समझिएगा, जब ये रिपोर्ट जारी किया इन्होंने, तो उस रिपोर्ट में इन्होंने जो इसको तवज्जो दिया वो था माध्यमिक शिक्षा, यानी कि जिसे महत्व दिया गया माध्यमिक शिक्षा पर। अब यानी कि आप कह सकते हैं कि जो डिस्पैच है वो प्राथमिक शिक्षा की बात, वो डिस्पैच की बात क्या कहा, उसमें कहा गया शिक्षा की भाषा की बात की गई और शैक्षिक चीज़ों को व्यवस्थित करने की बात की गई। लेकिन जब आप कहाँ देखे हंटर कमीशन आपने देखा, तो हंटर में क्या कहा गया, उसने जो है प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। तो यदि आप देखते हैं, क्या आप देखते हैं सैडलर को, तो हमने आपसे बताया कि डॉक्टर माइकल सैडलर यानी कि एम सैडलर जो कि कुलपति थे। और सैडलर आयोग की खास बात है कि इनके साथ अकेले नहीं थे। आपसे पूछा जा सकता है कि वह, आप नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब देखेंगे, यहाँ देखिए जब आप देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहता है कि 1902 में लॉर्ड कर्जन 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग को गठित किए थे। तो आप यहीं पे 2020 में सवाल किया गया है, और जबकि सवाल 2010 में किया गया है। अगर आप 2010 तक अपने ज्ञान को ही सीमित रखते हैं, तो 2020 में जब आते हैं, 2020 में जो बीपीएससी ने प्री एग्जाम लिया, तो उसमें इस बात को पूछा आपसे, तो आपको ये पहले से ही जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए कि सैडलर कमीशन में वो 2 भारतीयों की नियुक्ति कर्जन ने की। वो 2 भारतीय हैं कौन? तो 2 भारतीय, एक हैं डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। 2 भारतीयों को किसने नियुक्त किया था? वो नियुक्त किया था लॉर्ड कर्जन ने, है ना। आप देखिए यहाँ पर सैयद हुसैन बिलग्रामी, नायब गुरदास बनर्जी, इनकी बात की गई है। ये किसका? 2 भारतीयों को सदस्यों करके विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था, सैयद हुसैन बिलग्रामी, न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। जिस पैटर्न पे सवाल किया गया है 2020 में बीपीएससी ने किया है, उसी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है आपसे। क्या बनाया जा सकता है कि 1917 में गठित सैडलर आयोग में 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया था। वो 2 भारतीय कौन है? वो 2 भारतीय कौन है? एक नाम है कौन? आशुतोष मुखर्जी, एक डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, जो कि अभी तक सवाल पूछा नहीं गया है, जो आपसे पूछा जा सकता है। उसी पैटर्न पे ये सवाल आपसे किया गया है कि जो विश्वविद्यालय आयोग था उसमें 2 भारतीय कौन थे। तो जब यहाँ ऐसा पूछा जा सकता है, तो ऐसे सवाल को आपसे दोबारा पूछा जा सकता है जिसका संबंध कि सैडलर से है। अब आपको जानना चाहिए कि सैडलर आयोग ने 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा कि देखिए, मेरी सुझाव यह है कि इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से अलग कर दी जाएं, इंटरमीडिएट के लिए माध्यमिक बोर्ड बना दिया जाए और कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए, मुक्त कर इसे बंगाल सरकार के अधीन कर दिया जाए। और ये भी कहा गया कि स्नातक स्तर पर त्रिपदीय पाठ्यक्रम लागू किया जाए। जैसे कि हमारे यहाँ वर्तमान में अगर देखा जाए तो स्नातक स्तर पे स्नातक ग्रेजुएशन जनरली क्या है, 3 ईयर्स का ही तो है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति को नियुक्त किया जाए और साथ ही साथ अंतर विश्वविद्यालय व्यवस्थापित किए जाएं। जो बातें बार बार कही जा रही हैं कि महिलाओं की शिक्षा विशेष बल दिया जाए, ये भी बातें यहाँ कही गई। सैडलर आयोग के सुझाव पर उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो अभी भी वर्तमान में है, ऐसा मत सोचिए नहीं है। जिसको आप पढ़ते हैं कहते हैं आपका इंटरमीडिएट बोर्ड, फिर आप कहते हैं हाई स्कूल बोर्ड, ये वही है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई इनके सुझाव पर। दूसरी बात का, सैडलर के ही रिपोर्ट पर मैसूर में, पटना में, बनारस में, अलीगढ़ में और ढाका में, लखनऊ, हैदराबाद जैसे स्थानों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। तो आपके लिए सबसे टफ यही है कि पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हंटर कमीशन की रिपोर्ट पे, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की स्थापना वो डिस्पैच की रिपोर्ट पे, और सैडलर रिपोर्ट में कहाँ? मैसूर का, पटना यूनिवर्सिटी,
बनारस यूनिवर्सिटी जिसे आप BHU कहते हैं, है ना। अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बनी, ढाका में बनी, लखनऊ यूनिवर्सिटी आपकी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ये सारे विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं सैडलर की किसकी सिफारिश पे। सैडलर की सिफारिश पे सुझाव दिया था, इस वजह से किया गया था। यानी शिक्षा कैसी बन गई थी, प्रांतीय विषय में आकर के समा गई थी शिक्षा। अब आप इसके बाद देखते हैं यहाँ सवाल आप क्या मिलता है। इसकी बात हो गई थी हमारी आपकी कि 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग बनाया था। तो विश्वविद्यालय आयोग देखिए, लॉर्ड कर्जन शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। अगर एक बात किया जाए कि टॉमस रैले, यानी सीधी बात है रैले कमीशन की बात चल रही है। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य शहीद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर ही विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को लाया गया था, जिसकी आलोचना किसने किया था, सैडलर आयोग ने किया था। अगर आप रैले कमीशन की बात करिए तो रैले कमीशन के समय वायसराय तो है ही है कौन, कर्जन ही है, और उन्हें सुझाव इस बात का दिया था कि अशासकीय कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण कठोर कर दिया जाए, गवर्नर जनरल विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा से जो है निर्धारित करने का अधिकार दिया जाए, विश्वविद्यालय में जो उपसदस्य होते हैं उनकी संख्या 50 से कम करके 100, जो 50 से कम हो वहाँ 100 कर दिया जाए, और जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया जाए। मतलब कई सारे सुधार की बात उसने किया था कर्जन ने। कर्जन वही जिसने कृषि विभाग की स्थापना की, कर्जन वही जिसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की, कर्जन वही जिसने 1904 में प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम को भी पारित किया था। भारत में एक शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति हो ऐसा कर्जन नहीं कहा था, और उसने ऐसे प्रथम अधिकारी को नियुक्त भी किया। आपको सर्च करना है कि भारत में शिक्षा महानिदेशक जिसे कर्जन ने नियुक्त किया है वो पहला कौन है, आप इसको ढूंढिएगा, बताइएगा हमें, अगर मिलता है तो। नहीं मिलता तो आपको बता ही देंगे हम, है ना। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्या लॉर्ड मैकाले से संबंधित बातें चल रही, किससे, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले संबंधित किससे, अंग्रेजी शिक्षा से, है ना। और एक सिद्धांत इनका क्या है, लॉर्ड मैकाले जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में वो जो क्या कहते हैं गवर्नर बोर्ड था, बोर्ड ऑफ क्या गवर्नर काउंसिल थी, उसमें चौथे सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे, विधि सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। अगर आप संविधान के इतिहास को जानते हैं तो आप वहाँ भी पढ़े होंगे इसको। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी और निस्संदन सिद्धांत किससे संबंधित, शिक्षा से। अधोमुखी सिद्धांत, अधोमुखी निस्संदन से जो सिद्धांत है जिसे आप कहते हैं द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, इस सिद्धांत का सीधा सीधा मतलब ये मैकाले का सिद्धांत है। आप अगर 19 को देखेंगे तो 20 खुद ब खुद हो जाएगा। इसने कहा था कि ये जो है ना, अगर शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दे दिया जाए तो वह उच्च वर्ग से छन छन करके कहाँ चली जाएगी, सामान्य लोगों तक पहुंच जाएगी, वो लोग शिक्षित हो जाएंगे, और इसमें क्या होगा, सीमित संसाधन समस्त जनता को शिक्षित करने में संभव हो जाएंगे। फिर आपने देखा था क्या भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कैसे पड़ी, तो इस पर हमने चर्चा किया था क्या आपसे कि 1835 के मैकाले के संस्मरण पत्र से पढ़ा हुआ है। आपको पहले चर्चा कर दिया गया कि वह जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में एक विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद आप आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखिए अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है। चार्टर 1833, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, है ना, 1823 प्राच्य विधि एवं आंग्ल विधि विवाद, तीनों के प्रभाव से। तो व्याख्या अगर आप देखना चाहें तो व्याख्या आप देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा पद्धति प्रणाली को प्रोत्साहित किया और पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1823 चार्टर एक्ट की बातें हो चुकी हैं। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, ये मैंने चर्चा कर लिया था आपसे पहले ही, मैंने बता दिया था। और 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इस व्याख्या को आप ठीक से अगर देखते हैं तो वह एक को देखते 10 अपने आप हो जाते हैं। मेरी बातें पहले आप ध्यान सुने हो तो व्याख्या ना ही पढ़ेंगे तो भी हो सकता है काम आपका। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी, तो लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, यानी कि किसका समय है ये समय है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारत का संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल है, जो 1834 बना था। अधिनियम कौन सा था, 18 चार्टर 1833 का था। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व की बात किया जाए तो मुंडो एल्फिंस्टन एसटी प्रिंसिप प्राच्य शिक्षक समर्थक रहे हैं। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बनारस, मुंबई की स्थापना कब की गई, इसके पहले आपसे बात बताई गई थी। क्या आपसे कहा गया था कि 1854 का क्या है वो डिस्पैच एक्ट, उसी के तहत लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। उसके बाद आप देखते क्या है, किसे सतत प्रयत्नों बम्बई प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना की गई थी, तो यहाँ डीके कार्वे की बात है। 1916 बम्बई में प्रथम महिला
विश्वविद्यालय की स्थापना किया। महाराष्ट्र के समाज सुधारक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए और विवाह प्रतिबंधक निवारक मंडली की भी स्थापना की। 1896 में उन्होंने पूना में विधवा गृह की भी स्थापना की। उन्हें स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था और 1958 में इन्हें भारत रत्न ग्रहण दिया गया था। अब एक सवाल जानिए, एक सवाल से कितने सवाल हैं? महिला विश्वविद्यालय, डीके कार्य, ठीक, और विधवा उत्थान, विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली 1896। ये सब आप व्याख्या को देखते हैं तो आपको समझ चीजें आएंगी, और नहीं देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका काम अच्छे से हो जाएगा। अच्छे से मतलब कि आप इसे कुछ कर नहीं पाएंगे, इतना भी आसान ये है नहीं, है ना। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? बीजी तिलक 1880। इन्होंने मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल की प्रारंभ के साथ पुणे में किया और 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक से गठित की गई। इस संस्थापक में कौन? बी.के. चिपलुंकर हैं, तिलक जी हैं, एम.बी. राम जोशी हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, एम.एन. जोशी के नाम से जानते हैं, गोपाल गणेश आगरकर हैं, जस्टिस रनाडे हैं। ऐसे लोग शामिल थे, बल्कि इसके 5 संरक्षक थे, है ना। फिर आप देखते क्या है, देखिए इन कॉलेजों में सर्वप्रथम कौन स्थापित हुआ? हिंदू कॉलेज 1817 का है, दिल्ली कॉलेज 1900 नहीं, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 का है, दिल्ली कॉलेज 1824 का है, मेयो 1875 का है, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कब का है? 1875 का है। इनमें आप देखेंगे तो पहले कौन स्थापित हुआ है? हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्थापित हुआ है ना। आप देखिए राजा राम मोहन राय के आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारक हैं। 1817 में किसके? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में की गई थी, और मुस्लिम एंग्लो की स्थापना 1875 में अलीगढ़ हिंदू विश्वविद्यालय के 1824 में। व्याख्या को पढ़िए, सही पढ़िए तो आपके लिए ठीक है, नहीं तो कोई उसका मतलब नहीं। फिर आप देखते हैं कहाँ? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल अलीगढ़, है ना, 1875। क्लियर। डेविड हेयर, एक आपने व्याख्या ठीक से पढ़ा है तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। बनारस का संस्कृत कॉलेज कौन? जोनाथन डंकन, पहले बता दिया 1791। और कलकत्ता मदरसा पहले बता दिया, 81 और 80 दो डेट आपको मिलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड रिचर्ड कोलवेलेजली 1800, है ना। इसको आप देखते हैं, अगर एक व्याख्या आप ठीक से पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ दिया, देखिए क्या, कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता कथन सत्य बताइए। इसकी स्थापना 10 जून 1800 कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में की गई थी। अगर ये बात किया जाए तो ये 10 जून की बात कर रहा है, और जबकि कब बना था? 10 जुलाई को बना था, तो यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अगर आपने व्याख्या पहले देख रखा तो आप समझ सकते हैं, ठीक। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। मैंने पहले ही बताया था कि जो भारत में शिक्षा का विकास अंग्रेजों ने किया है, यह अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा का विकास करने का उद्देश्य क्या है? कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना, जिससे हमारे साहित्य को समझ पाएं और हमारे ऊपर शासन कर सके। साहित्य को समझना, सामाजिक व्यवस्था को समझना, किसी भी देश की सामाजिक, धार्मिक और चीज़ों को समझने के लिए उसकी सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था को आप समझना चाह रहे हैं तो उसके पहले वहाँ के साहित्य को समझिए, और वो समझोगे तो भावनात्मक तरीके से वहाँ के लोगों को जोड़ोगे, फिर उनके ऊपर शासन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, अन्यथा आप शासन नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको यहाँ से जाके लंदन में आपको शासन करना तो आप नहीं कर सकते, आपको यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती है और वहाँ के कल्चर के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपको अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, जाके जॉन डिग्बी के यहाँ, जैसे कौन गया था? राजा राम मोहन राय गए थे। नेक्स्ट आपका है, किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो आप बात करें किसकी? मदन मोहन मालवीय की बात हो रही। व्याख्या देखेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। नहीं देखते तो भी आपका सीधा सवाल है ये कि भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी किसने? मदन मोहन मालवीय ने। लास्ट क्वेश्चन इसका है 34, इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिलान्यास में किसने किया था? तो इसमें अगर बात के शिलान्यास की बात किया जाए तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। बसंत पंचमी का दिन था और 4 फरवरी 1916 का समय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। हमने पहले ही कहा था कि आपसे क्या, कि मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में जितने विश्वविद्यालय बने हुए हैं वो सैडलर कमीशन की एक रिपोर्ट पे ही बनाए गए हैं। तो अगर कहा जाए तो वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने 4 फरवरी 1916 में किया था। अगर आप भारत की शिक्षा के विकास को ठीक से समझ जाते हैं, 34 क्वेश्चन या 34 क्वेश्चन में दिए गए हैं, इन्हें ठीक से सॉल्व कर लेते हैं, तो यूँ समझिए कि
इसमें से कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। और मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर को ध्यान से आप सुनिए, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इसमें नहीं हैं, मैंने उसको भी आपको बता दिया है। ध्यान सुनिए, बार बार उसको जो है स्पीड बढ़ा करके और रिवाइज करते रहिए। बहुत कुछ इसमें आपके नए सवाल मिल जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे गलत नहीं होगा।